ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਸ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਬਾਰੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਟੂਰਿਸਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ, डाउट है, सारी कंट्रीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ स्टेप बाय स्टेप सारे की गल करते हैं। जी देखिए, जो स्टूडेंट्स थे रियली अवेयर थे, इवन कि जैसे वो वेट ही कर रहे थे कि भाई, क्योंकि लास्ट एक तरह से ये जनवरी इनटेक के लिए हमने बड़े लेवल पे फेयर किए हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के डेलीगेट से मिले, इवन स्टूडेंट्स काफ़ी सेल्फ स्टडी करके भी आए हुए थे। बट यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको नहीं पता था कि भाई मेरे को कौन सा कोर्स करना चाहिए। एक बच्चे ने बीकॉम कर रखी तो व्हाट एग्जैक्टली ही और सी कैन डू। जो एक बच्चे ने कॉमर्स 12th में है, उनकी परसेंटेज के हिसाब को देखते हुए वो कंफ्यूज थे कि कोई कंसल्टेंट कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है। एक बच्चा ऑलरेडी नॉन मेडिकल है तो वो किस स्ट्रीम में जा सकता है जिसके फिजिक्स में कम है या केमिस्ट्री में कम है या मैथ में नंबर कम है। दूसरा, रिफ्यूज़ल स्टूडेंट्स बहुत आया था जिसको लेके बड़ी हमने होप दिखाई है उन बच्चों को कि यस आपका भी वीज़ा लग सकता है। स्पाउस वीज़ा के लिए बहुत सारी इंक्वायरीज थी कि मैरिज हो रखी है, 2 साल का, 4 साल का, 5-5 साल के गैप हैं, आइल्स में ओनली 6 बैंड है। तो ये सारे कुछ कनाडा रिफ्यूज स्टूडेंट्स थे कि भाई कनाडा मेरा रिफ्यूज़ है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे कनाडा ही जाना चाहिए या मुझे किसी और कंट्री में जाना चाहिए। और वो स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने अभी 12th की थी, जिनकी 80, 90% है, 80 बैंड वाले बच्चे भी यहाँ पे थे। तो कुल मिला के कुछ बच्चे ऑलरेडी फोकस थे कि मुझे डिप्लोमा करना है, मुझे बैचलर ही करनी है, मुझे इसी कॉलेज में जाना है, मुझे इसी कॉलेज में जाना है। बहुत सारा ऐसा भी था जिसको गाइडेंस की जरूरत थी। जी, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਟਰੈਵਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਯੂਕੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਕੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਯੂਕੇ ਵਿਦਾਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਐਡ ਵੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। जी, देखिए यूके ना बहुत सारे बच्चे भी मिसगाइड हैं और इवन के कंसल्टेंट भी मिसगाइड हैं कि भाई यहाँ पे सेटलमेंट नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे सेटलमेंट है। देखिए जब से ब्रेक्जिट हुआ है यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो अब उनको रिक्वायरमेंट है न्यू कमर्स की, टैलेंट की। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन किया हुआ है, स्टडी भी ओपन किया हुआ है और वर्क वीज़ा भी ओपन किया है, जिसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा बोलते हैं। 31 दिसंबर 2020 को यूरोप का और यूरोपियन यूनियन का आपस में आना जाना बंद हो गया था। तो 1 जनवरी 2021 को इन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा ओपन किया है कि भी किसी भी कंट्री में आप बैठे हो तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हमारे पास आ सकते हो। दूसरा, उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा ओपन किया है कि भाई स्टूडेंट वीज़ा, जैसे आपको पता लॉकडाउन में सबसे पहला कंट्री जिसने फ्लाइटें और एम्बेसी सब कुछ ओपन किया हुआ था कि भाई जिन बच्चों ने, पहले क्या होता था कि जिन बच्चों ने बैचलर और मास्टर्स की वो सिर्फ 4 महीने का स्टे मिलता था, लेकिन 1 जुलाई 2021 को जिसकी पढ़ाई खत्म हो रही है, इसके बाद खत्म हो रही है, उन बच्चों को 2 साल का ग्रेजुएट रूट में वर्क वीज़ा है बैचलर और मास्टर के लिए, और पीएचडी वालों के लिए 3 ईयर का है। तो गुड न्यूज़ है जी कि भाई जो बच्चे यहाँ पे बैचलर और मास्टर्स करने जा रहे हैं, पीएचडी करने जा रहे हैं, 2 साल और 3 साल का वर्क वीज़ा हो गया। दूसरी बात, जब वर्क वीज़ा जो आपके पास है, इस वर्क वीज़ा में आपने चाहे तो कमा धमा के या अपना काम वाम करके किसी भी सिस्टम में आप वापस आ जाओ, या वहाँ पे वीज़ा आप आगे एक्सटेंड करना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, वहाँ सेटल होना चाहते हो, तो ये वीज़ा आपको स्विच करना होगा। तो जैसे आपने कनाडा में देखा है, कनाडा में 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, उसमें बच्चा अपने पॉइंट बना के पीआर ले लेता है। सेम हेयर कि 2 साल या 3 साल का जो आपका वर्क वीज़ा मिला, बैचलर और मास्टर्स वालों को 2 साल का मिल रहा है, जिन बच्चों ने पीएचडी की उसको 3 साल का वर्क वीज़ा मिल रहा है। इसमें आपने 70 पॉइंट्स बनाने हैं। 70 पॉइंट्स जिस बच्चे के बनते हैं उसको 5 साल का स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल जाता है। किवें बनते हैं जी, 50 पॉइंट तो है मैंडेटरी और 20 पॉइंट है ट्रेडेबल, कि भाई आपने जो प्रीवियस एजुकेशन उससे रिलेटेड ट्रेडेबल है ये। 50 पॉइंट्स कैसे बनते हैं, तो हम पूरे 70 की बात कर लेते हैं।
पहले मैंडेटरी जो 50 पॉइंट्स हैं उसमें आपके पास 20 पॉइंट है कि एक लिस्ट है, मोर देन 46,000 एम्प्लॉयर की लिस्ट है। तो जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर है, स्पॉन्सर रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर है, उनके पास आपको जॉब ऑफर होनी चाहिए। उनके पास आपके पास जॉब ऑफर है तो आपके 20 पॉइंट मिल गए। आपने बैचलर या मास्टर्स की और आपके पास एम्प्लॉयर से, रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर से जॉब मिल गई, 20 पॉइंट हो गए। 20 पॉइंट है जी आपके पास। वो जो जॉब है वो स्किल जॉब होनी चाहिए। स्किल जॉब का मतलब कि भाई आप पे किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हो, लेकिन जो आपने पढ़ा उसी के इक्वल सी आपकी होनी चाहिए, रेलिवेंट हो, या फिर रेलिवेंट ना भी हो, चाहे नॉन रेलिवेंट भी हो। जैसे कनाडा में B1 लेवल की होती है, बी लेवल की होती है, O लेवल की होती है, सुपरवाइजर या मैनेजर लेवल। मतलब आपने होटल मैनेजमेंट किया, जरूरी नहीं होटल में करो, किसी में भी करो, लेकिन आपके पास स्किल जॉब होनी चाहिए कि भाई ये जॉब करने के बाद आपको किस लेवल की पोस्ट मिलेगी। वो 10 पॉइंट मिलते हैं लैंग्वेज के। लैंग्वेज मतलब B1 लेवल, मतलब 5 बैंड आपके होने चाहिए। तो ये 50 पॉइंट आपके मैंडेटरी हैं जी। अब बच गए 20 पॉइंट। 20 पॉइंट जो है ट्रेडेबल, आपके पास 25,600 पाउंड की जॉब हो पर ईयर का, 25,600 पाउंड जो एम्प्लॉयर आपको जॉब दे रहा है, 25,600 पाउंड की आपको जॉब ऑफर दे, 1 साल का पैकेज, तो 20 पॉइंट। अगर ये भी नहीं होता क्योंकि आप न्यू इंट्रेंट हैं, क्योंकि स्टूडेंट बेस पे गए हैं, तो आपको 20,480 पाउंड की भी जॉब मिल जाए नेक्स्ट 3 ईयर के लिए, तब भी आपके 20 पॉइंट है। या फिर आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जॉब कर रहे हैं, एक लिस्ट है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की, अगर उसमें भी जॉब मिलती है तब भी 20 पॉइंट है। तो कोई एक आपने अगर मैच कर ली, चाहे तो आपका शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है या आपको न्यू ट्रेंड होते हुए 20,480 पाउंड की हो जाए या 25,600 की हो जाए, तो वेल एंड गुड है। तो 20 पॉइंट यहाँ बनते हैं, 70 पॉइंट हो गए। 70 पॉइंट होते ही आपको 5 साल का स्किल्ड वर्कर वीजा मिल जाएगा। इस 5 साल के स्किल्ड वर्कर वीजा में आपने कंटिन्यू जॉब करनी है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है, और जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो गए, लास्ट ईयर जो है उसमें आप किसी भी ईयर में आप मोर देन 180 डेज से बाहर नहीं रह सकते। पता लगा कि जॉब मिली और आप 8 महीने इंडिया में रह गए 1 साल में, नो, नॉट पॉसिबल। 180 डेज से ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए और एम्प्लॉयर को स्टिल आपकी जरूरत हो। तो 5 साल के बाद आप ILR के लिए एलिजिबल हो। इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, इनडेफिनेट का मतलब है अनिश्चित काल, मतलब अनिश्चित काल के लिए आप रह सकते हो। मतलब PR, आपकी PR आ गई। जब PR आ गई तो 1 साल PR के स्टेटस पर रहने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। तो वेरी सिंपल, हर एक बच्चा, जिस बच्चे ने बैचलर की है या मास्टर की है या PhD की है, वो वहाँ पे सेटल हो सकता है। ये जिन्नी डीपली ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ? ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, खुद एजुकेट नहीं होंगे या की सिस्टम? देखो, मैं ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट हूँ, मेरे को ब्रिटिश काउंसिल से सर्टिफिकेशन है, मैंने सेल्फ स्टडी की है, मैं ट्रेनिंग ली है मैंने, ठीक है। और हम बिलीव करते हैं कि जब तक हम नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। हम किसी बच्चे का करियर क्या बनाएंगे जब अगर हम खुद ही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो। और नेचुरल सी बात है कि भाई आप पढ़े लिखे हो और आप एक रिलेवेंट बच्चे को तरीके से भेज रहे हो, मतलब उसकी रिलेवेंसी को देखते हुए, उसके डॉक्यूमेंट को देखते हुए, तो नेचुरल सी बात है आपका करियर बल्ले बल्ले है। स्टूडेंट का भी करियर बल्ले बल्ले हमारा भी है। तो सेल्फ स्टडी तो मैंडेटरी है। ਹੁਣ ਜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, जनवरी इनटेक है जी। जनवरी इनटेक में आप UK में जा सकते हो, आप फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए भी जा सकते हो। अगर आपके 5.5 ईच बैंड है तब भी आप जा सकते हो, लेकिन कुछ लिमिटेड सिलेक्शंस होंगे। 6 नो लेस देन 5.5 पे आप डायरेक्ट बैचलर और मास्टर्स के लिए एलिजिबल है। जो बच्चे ऑलरेडी मैरिड है और वो अगर ग्रेजुएट हैं तो आप अपने स्पाउस और बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हैं। इवन भाई साहब, मतलब इतना अच्छा UK चल रहा है आज की डेट में, मेरे स्टाफ मेंबर में से काफ़ी स्टाफ जा चुका है। भेजा आपने? और कौन भेजेगा? ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ TV ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। USA ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। देखो, विदाउट आइल्स तो पॉसिबल है, लेकिन विदाउट इंग्लिश पॉसिबल नहीं है। जो बच्चा कॉन्फिडेंट है, जिस बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, जिस बच्चे की लिस्निंग पावर अच्छी है, जिस बच्चे ने रिसर्च कर रखे हैं, जिस बच्चे का IQ लेवल ठीक है, जिस बच्चे ने 3-4 यूनिवर्सिटीज का I-20 ले रखी है, उसका वीज़ा लगेगा। 3-4 यूनिवर्सिटी तो I-20 का की मिल जाएगा। देखिए, वीज़ा ऑफिसर का एक माइंड सेट है कि जो बच्चा 3-4 जगह अप्लाई करता है, इट मीन बच्चे ने रिसर्च किया है। आपने एक में ही अप्लाई किया, इसका मतलब आप किसी एजेंट को के उसमें कन्वेंस में होकर जा रहे हो। 3-4 जगह आपने अप्लाई किया, मीन उसमें से किसी एक को सिलेक्ट किया, तो कहने का मतलब है एज पर द एम्बेसी कि यू आर द जेन्युइन स्टूडेंट, यू डिड द रिसर्च।
पर हुण देखिया जी कईयां ने एक जो I-20 मंगाई भाजी है ये मतलब नहीं होता, ये कोई ट्रेंड सेट नहीं है, ऐसे तो हम भी करते हैं, लेकिन एम्बेसी वीजा ऑफिसर जो है कोई कंप्यूटर नहीं बैठा, वो एक वीजा ऑफिसर बैठा है, वो क्वेश्चन कर एक सकता है। तरह जरूरी नहीं है बट मंगवाना चाहिए तुसीं कहंदे हो। देखो जरूरी तो कुछ भी नहीं है, जरूरी तो एक ही हो, उसमें भी बच्चे का वीजा आ सकता है, कॉन्फिडेंट है, एम्बेसी को लगता है इवन आज की डेट का जो सिचुएशन है, नॉर्थ इंडियन को वीजा दे रहे हैं क्योंकि न्यू गवर्नमेंट आई है, वो इमिग्रेंट के फेवर में है, आप समझ रहे हो। लेकिन 3 या 4 अगर बच्चे ने अप्लाई किए हैं, हर वीजा ऑफिसर का ये क्वेश्चन आ गया कि भाई हाउ मेनी I-20 यू हैव, तो क्या जवाब दोगे? जिस बच्चे के पास एक ही तो एक ही बताएगा ना। बिल्कुल जी। तो दूजी गल मैं पूछना चाहुंदा, स्पाउस वीजा USA दे विच की देखिए पॉसिबिलिटी? 7 फाइल लगा सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। आप बच्चा पहले खुद अपनी फाइल लगाए, वीजा लगाए, बाद में लेटर उसको अपना क्या नाम है इनवाइट करे। की चांसेस रहंदे हैं? अगर कॉन्फिडेंट है, सब कुछ ठीक है, डेफिनेटली वीजा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन अगर प्रोफाइल है तो। अगर बच्चे का वीजा लगा, सपोज आई एम द स्टूडेंट, मैं बाहर चला गया, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड अच्छा है वहाँ पे, ठीक है, अब मैं अपनी वाइफ को बुलाना चाहता हूँ, डेफिनेटली एम्बेसी वीजा देगी। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ वी आर द सेपरेट टीम फॉर द सेम। जी मैं एसओपी के लिए अलग टीम बैठी है 4-5 पर्सन की, ऐसे ही इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अलग 4-5 पर्सन। ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਟੀਮਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਟੀਮ ਆਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। जी 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 जी। ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? देखिए इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे पहले तो देखिए, जब एक बच्चे की फाइल जब एक बच्चे की I-20 आती है तो हाई कमीशन सेविस के थ्रू ये चीज़ पता कर लेता है कि बच्चा जेन्युइन है या नहीं है। फिर जब DS-160 फॉर्म भरा जाता है तो DS-160 फॉर्म जब सबमिट होता है तब भी वो हाई कमीशन के पास पहुंचता है, क्योंकि उसके 3-4-5 दिन बाद माइट भी स्टूडेंट विजिट करते हैं एम्बेसी। तो एम्बेसी को पहले ही पता होता है, 70-80% वो पहले ही डिसाइड कर रखे होते हैं कि बच्चा जेन्युइन है, इसको वीज़ा देना है। अब आती है जब बच्चा काउंटर पे जाता है तो उससे जो क्वेश्चंस होते हैं, वाई USA, वाई पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटी, कोई और भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है, रिसर्च किया है? और भी तो कंट्री है US को छोड़ के, कनाडा है, UK है, यूरोप है, वहाँ क्यों नहीं जाना चाह रहे? यही प्रोग्राम क्यों कर रहे हो? इसी यूनिवर्सिटी से क्यों कर रहे हो? इस प्रोग्राम को करने के बाद आउटकम क्या होगा, किस टाइप की जॉब मिलेगी? आप सेटल तो नहीं होना चाहते वहाँ पे? विल यू बी बैक और नॉट? तो ये सारी की सारी चीज़ें एम्बेसी देखती। फैमिली की एनुअल इनकम क्या है, फंडिंग किस टाइप की है, दीज आर द क्वेश्चंस जो एम्बेसी या स्टूडेंट से पूछती है। और बच्चा यहाँ पे कॉन्फिडेंट है, फ्लो में बोल रहा है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट का पासपोर्ट सबमिट हो जाता है, बच्चे को 5 साल का स्टूडेंट वीज़ा लग के मिलता है F1। लेकिन अगर यहाँ पे बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, रिप्लाई ठीक तरह से नहीं करता, तो बच्चे को पासपोर्ट वापस दे देते हैं, बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना। सो ये चीज़ां इंटरव्यू प्रिपरेशन जी है बड़ी मेन चीज़ है, क्योंकि हमेशा सुनते हैं USA का वीज़ा इंटरव्यू बेस्ड है। ये विदाउट आयल्स विदाउट इंग्लिश का तो तुसीं जिहड़ा फर्क दस ही दिता, बट जो बच्चा कॉन्फिडेंट हुंदा उत्थे जाके बच्चा हो जाता भी नहीं, पता नहीं की पूछ लेना, कई बार बंदा डाइस जिहा हो जाता, रिजेक्ट हो गया, दोबारा चांसेस की रहते हैं? दोबारा अप्लाई कर सकता है जी, और अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके जाए, और बच्चा कॉन्फिडेंट है तो वीज़ा ले सकता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक बार वीज़ा नहीं आया तो दोबारा, जैसे कनाडा में है 3-4-5 बार लगा के भी आप वीज़ा ले सकते हो। मैं ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਕੀ ਉਹਨੂੰ करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। और जो पीछे गलतियाँ की हैं, वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में फाइल लगाइए। इसमें यही है कि हो सकता है आपका प्रोग्राम रिलेवेंट ना हो, तो आप I-20 रिलेवेंट प्रोग्राम की लेके आए। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी ठीक ना हो, तो यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी इनकम कम हो सकती है, इनकम पेरेंट्स की बढ़ाइए। हो सकता है फंड्स आपके पास कम हो, वो फंड्स बढ़ाइए। ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने आप को अच्छे तरीके से जस्टिफाई करते हो एम्बेसी में, तो डेफिनेटली एम्बेसी वीज़ा देंगे। मैं इस तो पहले कि कैनेडा की गल शुरू करा जी, एक कंट्री है साडे पंजाबी बहुत उत्थे वीज़ा लै चुके हैं, आस्ट्रेलिया। उत्थों दी हुण खबरां भी आ रही हैं भी बड़ी जल्दी शायद खुल सकदा जी। तुसीं एरी मैंबर हो, की अपडेट? देखिए, जैसे सबको पता है कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, बोल भी चुका है कि भाई यस, अब क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो भी वैक्सीनेट डे बाय डे हो रहे हैं, कि भाई इस साल के एंड तक वो फ्लाइटें ओपन करेंगे। तो हमें लगता है कि जो आपका जो अपकमिंग फेब इनटेक है उसमें बच्चा जाना शुरू कर देगा। और न्यू साउथ वेल्स ने भी दिसंबर के अंदर तकरीबन
कुछ स्टूडेंट्स हैं वो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कोने से उन्होंने लेने हैं, जो ऑलरेडी जिनके वीज़े लगे हुए हैं उनको वापस बुला रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हाई है कि नेक्स्ट ईयर बच्चा अच्छे लेवल पे अपना ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ में जाके पढ़ सकेगा। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਏਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਆ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਕਸ ਨੇ। देखिए, आपको पता ही है कि एम्बेसी पहले लिमिटेड स्टाफ के साथ काम कर रही थी, पहला ये एक रीज़न था। सेकंड, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ऑलरेडी रिफ्यूज़ हैं, प्रोफाइल मैच नहीं करती, उनके रिफ्यूज़ दिए हैं। नेक्स्ट, जो फाइलें हैं वो ज़्यादा हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जितने उनको वीज़ा देने हैं, कोटा सिस्टम है, उससे ज़्यादा एक्सेस में एप्लीकेशन से, तो वो एक टाइम पे क्या नाम है अब रिजेक्ट ही करेंगे। नेक्स्ट जो अभी जस्ट ओपन हो रहा है, तो हर एक बच्चे को वो वहाँ पे ऑन बोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारा मिक्सचर है, लेकिन जिस बच्चे की प्रोफाइल मैच करती है और उसका रिजेक्शन आ गया है तो उसमें कोई वरी वाली बात नहीं है, वो दोबारा फाइल लगाएगा तो उस बच्चे का वीज़ा लग जाएगा। लेकिन आपको कंसल्टेंट चंगा पकड़ना पड़ेगा और जो अपने केप्स नोट्स निकलवा लीजिए, रिफ्यूज़ल लेटर को देखते हुए आगे फाइल बनेगी तो पॉसिबिलिटीज़ आई हैं कि आपका वीज़ा लग सकता है ਜੀ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਖੁਦ IRCC ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਚ जी, ਓਪਨ नोवा ਕਰ ਦਿੱਤਾ स्कोशिया वी हैव द ऑफिस एंड वेरी सुन वी आर गोइंग टू ओपन इन अदर पार्ट ऑफ द कनाडा एज वेल। हमारा टारगेट है 4 से 5 ऑफिस खोलने का, जिसमें से अभी नोवा स्कोशिया में एक ऑफिस हमारा रनिंग में है ਜੀ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜੇ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਤੇ ਪੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ, 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ? देखिए, जो बच्चे आइल्स या पीटी करना चाहते हैं, सबसे पहला स्टेप है ये, इसी बेस पे बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट होता है कि बच्चा एक चंगे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेता जब टीचर ऐसा है जिसके पास टिप्स एंड स्ट्रेटजीज नहीं है, या टिप्स एंड स्ट्रेटजी तो कुछ टीचर्स लेबोरियस नहीं होते, हार्ड वर्क करनी होते, सिर्फ मनी माइंडेड होते हैं और बच्चों को 2 घंटे पढ़ा दिया, 3 घंटे पढ़ा दिया, उसके बाद अपना बच्चों को भेज दिया। बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती वाली बात करते रहे बच्चे। आजकल जब हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे, हम भी ये देखते थे कि जो टीचर ज़्यादा मिक्सअप है तो बस वही हमें लाइक करते, उसी को हम लाइक करते थे। तो ऐसा ये देख लीजिए ये आपके साथ गलत हो रहा है। ये 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम 3 मंथ, इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप निकलेंगे तभी कोई स्टूडेंट आकर बैठेगा। तो इसका कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि 6 महीने लगाने हैं या 3 महीने लगाने हैं, तो जितना जल्दी कर सकते हो उतना बेटर है। क्योंकि और सबसे पहला स्टेप ही ये है, क्योंकि वी आर लिविंग इन नॉन इंग्लिश कंट्री। इंग्लिश कंट्री में जाना है तो मीडियोकर टेस्ट, IELTS, PT, टफल ये है। तो ऐसा इंस्टीट्यूट जो क्वालिफाइड हो, ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके पास स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हो, ऐसा इंस्टीट्यूट जो 7 से 8 घंटे पढ़ाता हो, ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके पास ऑनलाइन पोर्टल भी हो, जो घर जाके बच्चों को अपना घर जाके जो होमवर्क है वो भी ऑनलाइन देता हो। क्योंकि घर जाके बच्चा पढ़ता ना सर, रीडिंग राइटिंग वो अपने कागज़ पेपर से अपने घर पे करता है, हमें तो नहीं पता ना वो कितने टाइम में कर रहा है, कर भी रहा है नहीं कर रहा है, किसी और से लिखवा रहा है, और हो सकता है कि 1 घंटे का पेपर उसने 2 घंटे 3 घंटे लगा दिए। तो हम हर एक बच्चे को 7-8 से घंटे तो पढ़ाते ही बताते हैं, 7 ट्वाइस मॉड्यूल कराते हैं, स्पीकिंग 3 बार कराते हैं। घर जब जाता है तो उसको ऑनलाइन एक्सेस देते हैं अपने पोर्टल का। रीडिंग 60 मिनट्स का पोर्टल है, 60 मिनट्स के लिए वो पोर्टल ओपन होता है, 60 मिनट्स बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो अगर 60 मिनट्स में बच्चा अटैम्प्ट करेगा तो उसको टाइम मैनेजमेंट तो उसका बन गया, क्योंकि फाइनल एग्जाम ही 60 मिनट का है। सेम फॉर द राइटिंग आपका टास्क 1 टास्क 2 सिर्फ 60 मिनट्स का है। तो बच्चे ने अगर 60 मिनट्स में नहीं किया तो बच्चा टाइम मैनेजमेंट गई। तो ऑनलाइन पोर्टल पे ये सारी चीज़ें वेस्टर्न ओवरसीज प्रोवाइड करता है। इससे बच्चे की रीडिंग राइटिंग इंप्रूव हो जाती है, लिसनिंग भी कर सकता है और स्पीकिंग भी कर सकता है। तो वी हैव द ऑनलाइन पोर्टल, और वो हर एक बच्चा जो हमारे पास पढ़ रहा है उसको इसका एक्सेस है, तो वो घर जाके ऑनलाइन पोर्टल पे भी प्रैक्टिस कर सकता है। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ हो। westernorseed.online हमारा पोर्टल है जी, उस पर जाइए, विजिट करिए। हमारे पास फॉरनर फैकल्टी भी है, और इसके अलावा आपको फियर फोबिया एंजाइटी नर्वसनेस रिमूव करनी है तो IELTS रियलिटी टेस्ट और PT रियलिटी टेस्ट और CD IELTS रियलिटी टेस्ट भी हम वेस्टर्न ओवरसीज कराते हैं ਜੀ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सर, थैंक यू। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।